नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मनजीव सिंह पुरी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सब एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ था 1945 में और 2020 में 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं यूएन को बने। नॉर्मल टाइम्स में, अभी तो देखो महामारी चल रही है, अदरवाइज नॉर्मल टाइम्स में सितंबर में यूएन का समिट ऑर्गेनाइज होता है न्यूयॉर्क में। लेकिन इस बार वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, यानी डिजिटल माध्यम से विभिन्न देशों के लीडर्स ने यूएन के समिट में पार्टिसिपेट किया। देखो, यूएन का समिट जब हुआ तो इंडिया के लिए ये अच्छा रहा, क्योंकि यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इस कमीशन में सीट के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और इंडिया ने चाइना को हरा दिया। काफ़ी सालों में ये पहली विक्ट्री थी इंडिया की चाइना के ऊपर। चाइना के लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब रही। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और एक छोटे से देश समोआ से चाइना हार गया इस कमीशन में सीट के लिए। इसके अलावा डीजी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। चाइना का कैंडिडेट सिंगापुर के कैंडिडेट से हार गया। और कुछ दिनों पहले की बात है, सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, यूएन हाई राइट्स काउंसिल में 4 सीट्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट होने थे। टोटल कैंडिडेट्स 5 थे। मुश्किल से चाइना का कैंडिडेट जीता, चौथे नंबर पे आया। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं क्या शो करते हैं? ये सब एग्जाम्पल्स देखो शो करते हैं कि कोविड-19 की महामारी आने के बाद विभिन्न देशों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट हैं, क्योंकि चाइना ने अपनी वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया था कोविड-19 के ओरिजिन पर होने वाली चर्चा को ब्लॉक करने के लिए। तो ये देखो एक प्रकार से ट्रेंड रिवर्सल है। अदरवाइज तो पिछले कुछ सालों में चाइना यूएन और यूएन की एजेंसीज पर जो हायर पोस्ट हैं उन पर अपना कब्जा जमाता जा रहा था। चाइना के पास परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में, वीटो पावर है। इसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोस्ट को हथिया लिया। इवन हुआ क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी के लिए जब इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे तो इंडिया के कैंडिडेट का सामना चाइना के कैंडिडेट से था, तो इंडिया ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया था। ये पिछले साल की घटना है। बट अब हालात चेंज हो चुके हैं। अब इवन छोटे छोटे कमीशंस में भी, मतलब वो कमीशंस यूएन के जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, वहाँ पर भी चाइना को सीट प्राप्त करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मतलब सेंटिमेंट्स जो हैं विभिन्न देशों के वो चाइना के अगेंस्ट हैं। इसके बाद देखो आर्टिकल में कंपेयर किया जाता है यूएन में इंडिया के इन्फ्लुएंस और चाइना के इन्फ्लुएंस के बारे में। मतलब कैसे इंडिया ने शुरुआत से ही यूएन में अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया और चाइना ने कब यूएन की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। यूएन एक एग्जाम्पल है मल्टीलेटरलिज्म का। मल्टीलेटरलिज्म के बारे में आपको पता है, जब 2 या फिर 2 से अधिक देश एक साथ आते हैं किसी ग्लोबल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तो वो होता है मल्टीलेटरलिज्म। जैसे WTO, IMF, यूएन, ये सब एग्जाम्पल हैं मल्टीलेटरलिज्म के। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंडक्ट हुआ था तो उस समय इंडिया ने यूके और फ्रांस, इन देशों का साथ दिया था। इंडिया ने अपने काफ़ी सारी ट्रूप्स भी कंट्रीब्यूट की थी इन देशों का साथ देने के लिए। और उसके बाद देखो जब यूएन का निर्माण हुआ, मतलब आज़ादी से पहले ही यूएन का निर्माण हो गया था, तो इंडिया चार्टर मेंबर बन गया यूएन का, फाउंडिंग मेंबर। बल्कि पाकिस्तान ने यूएन को बाद में ज्वाइन किया था सितंबर 1947 में। और यूएन के बनने के बाद इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्सेस में अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। हमेशा से यूएन का समर्थन इंडिया करते हुए आया है। और चाइना की अगर हम बात करें, देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंडक्ट हुआ था ना, तो उस समय चाइना की कुछ टेरिटरीज पर जर्मनी ने कब्जा किया हुआ था। तो चाइना को लगा कि यूके और फ्रांस के साथ मिलकर
अपनी टेरिटरीज को जर्मनी से छुड़वाया जा सकता है। बट चाइना सोल्जर्स नहीं भेजता अपने। क्यों? क्योंकि जर्मनी के साथ साथ जापान की भी नज़र चाइना की टेरिटरीज के ऊपर थी, और जापान ने यह साफ कर दिया था कि अगर चाइना टेरिटरीज भेजेगा, चाइना अपने ट्रूप्स भेजेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूके की साइड लड़ने के लिए, तो जापान उन ट्रूप्स का समर्थन नहीं करेगा। तो मजबूरी में आके चाइना अपनी सोल्जर्स तो नहीं भेजता था, लेकिन चाइना ने अपने मजदूरों को भेजा था ताकि यूके, फ्रांस, इन देशों को सपोर्ट किया जा सके जर्मनी के अगेंस्ट। और चाइना ने अपने मजदूरों को भेजा। इसी से यूके और फ्रांस जो हैं ये खुश हो गए थे। युद्ध जीतने के बाद चाइना को इनविटेशन भेजा गया वर्साइल्स पीस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट इस कॉन्फ्रेंस में जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने जापान का साथ दिया, और जापान और चाइना में तो दुश्मनी थी। जापान चाइना की टेरिटरी पर कब्जा करना चाहता था। तो इससे गुस्सा होकर चाइना ने वर्साइल्स पीस ट्रीटी को साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन देखो, यूएसए की सहानुभूति थी चाइना के साथ। यूएसए को लगता था कि चाइना के साथ गलत हुआ है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएसए और चाइना का कोलैबोरेशन देखने को मिला जापान के अगेंस्ट। काफ़ी सारे ऑपरेशंस जो यूएसए ने इंडिया से कंडक्ट किए थे, उन ऑपरेशंस में भी चाइना ने यूएसए का साथ दिया। देखो, ऐसा अभी हमें लगता है कि यूएसए और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा खराब हैं, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। इवन चाइना के बारे में यूं भी कहा जाता है, चाइना अमेरिका का फॉरगॉटन एलाय है। चाइना और यूएसए के बीच काफ़ी पुरानी ट्रांस पैसिफिक लिंकेजेस हैं। यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पर काफ़ी चाइनीज कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसके बाद यूएसए ने एक बात बोली थी, 4 पुलिसमैन वर्ल्ड में होने चाहिए जो वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने का काम करें। 4 पुलिसमैन में यूएसए ने चाइना को भी शामिल किया था। यूएसए, यूएसएसआर, यूके और चाइना, ये 4 देश ग्लोबल पुलिसमैन का काम करेंगे और वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बाद में यूके के कहने पर फ्रांस को भी शामिल कर लिया गया था इन 4 पुलिसमैन में, और 5 पुलिसमैन हो गए थे। और इन्हीं 5 पुलिसमैन को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देखो, उस समय का जो चाइना था ना, वो है आज का ताइवान। देखो, चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद जो मेनलैंड चाइना था, एक सेकेंड आप देखिए, ये जो मेनलैंड चाइना है 1949 के चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद यहां पे कब्जा हो गया था कम्युनिस्ट का, और पहले यहां पर रूल किया जा रहा था कोमिंटैंग के द्वारा। वो भाग गए थे ताइवान में। अब जो ताइवान में कोमिंटैंग है, वो अपने आप को कहते थे असली चाइना हम हैं। हमारा जो चाइना है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। जबकि मेनलैंड चाइना में जो कम्युनिस्ट रूल कर रहे थे चाइना में, उनका कहना था असली चाइना हमारा चाइना है, और ये ताइवान में जो सरकार बनी है ये गैर कानूनी है, ये ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। इवन चाइना आज भी, चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अनुसार ताइवान चाइना का ही पार्ट है। तो ये मेनलैंड चाइना वाले कम्युनिस्ट बोलते थे असली चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यूएसए ने क्या किया? 1971 तक यूएसए ताइवान को असली चाइना मानता था। मतलब ताइवान की सरकार जो बोलती थी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना असली चाइना है, चाइना, यूएसए उसे ही असली चाइना मानता था। इवन परमानेंट सीट भी रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही दी हुई थी, मेनलैंड चाइना को नहीं दी हुई थी। लेकिन 1971 में इक्वेशन चेंज हुई। 1971 में जो ये मेनलैंड चाइना था, इसे असली चाइना मान लिया गया। यूएन में परमानेंट सीट दे दी गई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, यानी मेनलैंड चाइना को। उसके बाद यूएसए के साथ ट्रेड धीरे धीरे इंक्रीज होता है मेनलैंड चाइना का, और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि अब यूएसए भी चाइना से इनसिक्योर महसूस करता है, और चाइना यूएसए की हेजमनी को चैलेंज कर रहा है। आज के समय में देखो, हमने कल भी आर्टिकल डिस्कस किया था कि मल्टीलेटरलिज्म जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में है, खास करके कोविड-19 की महामारी आने के बाद। चाइना का जो राइज हुआ है और चाइना के द्वारा यूएस की
हेजमनी को चैलेंज करना, ये मेन रूट काज है जिसकी वजह से मल्टीलेटरलिज्म जो है वो कमजोर हो रहा है। बट राइटर देखो ये सजेस्ट करते हैं ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए मल्टीलेटरलिज्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी की रियलिटी के हिसाब से मल्टीपोलरिटी मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का होना और मल्टीलेटरलिज्म, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। बट अगर देखो मल्टीलेटरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाने होंगे, खास करके यूनाइटेड नेशंस में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक में। अच्छी बात यह है कि हाल ही में 4 देश इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये G4 में हैं 4 देश, इन्होंने मांग की कि यूनाइटेड नेशंस को रीफोकस करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने के लिए। राइटर कहते हैं इन 4 देशों को देखो फोकस्ड रहना चाहिए। हो सकता है रिफॉर्म आने में समय लगे, बट G4 को प्रयास करते रहना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने के लिए। इसके बाद ये बोला जाता है इंडिया के पास देखो अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है इंडिया 2 सालों के लिए। इंडिया अगले साल ब्रिक्स का समिट होस्ट करेगा और 2022 में G20 का समिट होस्ट करेगा। तो जो ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, महामारी, काउंटर टेररिज्म, इन इश्यूज को लेके इंडिया एक अहम भूमिका निभा सकता है। वर्ल्ड के विभिन्न देशों को एक साथ लाने की कोशिश इंडिया कर सकता है। इंडिया को यूएन में इन्वेस्ट भी करने की आवश्यकता है अपनी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से, और यूएन की जो वेरियस ऑर्गन्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें टॉप पोस्ट के लिए इंडिया को लड़ना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गन्स में टॉप पोस्ट पर इंडिया के कैंडिडेट्स को बिठाया जा सके। लास्ट में वही बात फिर से बोली जाती है कि चाइना ने काफ़ी सारे इलेक्शंस लूज किए हैं यूएन बॉडीज में, और वर्ल्ड के विभिन्न देशों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट हैं। इंडिया के पास एक मौका है अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का और मल्टीलेटरलिज्म में रिफॉर्म्स लाने का। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।